नमस्कार। अभी मैं आप लोगों को पर्यावरण के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा, जिसमें अधिकांश प्रश्न अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस याद कर लीजिए, 5 जून को मनाया जाता है। हर साल जून माह के 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेटर द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, पर्यावरण के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो पहले जानिए कि प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं। ऐसे जीव, पर्यावरण में ऐसे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें देखेंगे कि सूर्य प्रकाश को ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं पेड़ पौधों के द्वारा बनाया जाता है। तो प्राथमिक उत्पादक हो जाएंगे डी ऑप्शन, पेड़ पौधे। जो शाकाहारी होते हैं वो तो भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं, मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी भोजन करते हैं। और सर्वाहारी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए ए बी सी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बचा पेड़ पौधा। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अक्सर पूछा जाता है प्राथमिक उत्पादक किसे कहते हैं करके। तो प्राथमिक उत्पादक जो सूर्य प्रकाश को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। पर्यावरण पर मूलतः अधिकार है। पर्यावरण पर मूलतः अधिकार इसमें ऑप्शन में दिख रहा है, मानव का, वनस्पति का, जंतु का, उपरोक्त सभी का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव का ही अधिकार हो, न ही वनस्पति का अधिकार हो और न ही जंतु का अधिकार हो। तो पर्यावरण पर मूलतः उपरोक्त सभी का अधिकार होता है, अर्थात मानव, वनस्पति और जंतु सभी का पर्यावरण पर अधिकार है। MILIEU शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं, यहाँ पे जयमंडल के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, स्थल मंडल के लिए प्रयोग नहीं किया जाता और न ही जल मंडल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग पर्यावरण के लिए किया जाता है, अर्थात सामाजिक गतिविधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि MILIEU शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण। पर्यावरण का जैविक संसाधन कौन सा है। पर्यावरण के दो प्रमुख संसाधन हैं, जैविक और अजैविक। तो पहले समझिए जैविक संसाधन किसे कहते हैं। जैविक संसाधन जिसमें जीवन होता है उसको जैविक संसाधन कहते हैं, और अजैविक संसाधन जिसमें जीवन नहीं होता उसको अजैविक संसाधन कहा जाता है। तो देखते हैं, मृदा में तो जीवन नहीं होता, वायु में भी नहीं होता, जल में भी नहीं होता, लेकिन वनस्पति में जीवन होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वनस्पति। सुंदर वृक्ष बहुतायत में पाया जाता है, या सुंदरी वृक्ष बहुतायत में पाया जाता है। तो हिमालय में तो नहीं पाया जाता, न ही पश्चिमी घाट में और न ही अरावली। तो ये है गंगा के डेल्टा, सुंदरी वृक्ष के लिए फेमस है। शंकुधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है। तो शंकुधारी वृक्ष में आम तो नहीं आएगा, न ही साल आएगा और न ही सागौन आएगा। तो उसका प्रमुख वृक्ष रहेगा देवदार। पर्यावरण को सर्वाधिक विकृत किया है। विकृत करना मतलब विनाश करना, उसको हानि पहुंचाना। तो पेड़ पौधे तो उसको बनाते हैं, पर्यावरण को निर्माण करते हैं। जीव जंतु भी पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक घटनाएं थोड़ी सी डिस्टर्ब करती हैं, परंतु ये नहीं होगा। सबसे ज़्यादा विनाश मनुष्य के द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य। मनुष्य के द्वारा पर्यावरण को सबसे अधिक क्षति पहुंचाया जाता है, विकृत किया जाता है। वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो प्रकृति के द्वारा वायु प्रदूषण किया जाता है उसको प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। तो देखते हैं, इसमें भूकंप के द्वारा तो वायु प्रदूषण नहीं होता, वर्षा के द्वारा भी नहीं होता और न ही उल्कापिंड के द्वारा होता है। तो ज्वालामुखी जो उद्गार होता है उसमें जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके साथ बहुत अधिक मात्रा में गैस बाहर निकलता है जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। अदृश्य प्रदूषण होता है। अदृश्य प्रदूषण मतलब जो दिखाई नहीं देता, उसको हम लोग बोलते हैं अदृश्य प्रदूषण। तो इसमें देखते हैं, धूम कोहरा तो दिखाई देता है, जल प्रदूषण भी दिखाई देता है, भूमि प्रदूषण भी दिखाई देता है,
लेकिन जो ओजोन का जो क्षरण है वो हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए ये अदृश्य प्रदूषण में आएगा। ये जो ओजोन का क्षरण है वो अदृश्य प्रदूषण कहलाता है। स्मॉग सिटी कहा जाता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि अक्टूबर नवंबर का महीना जैसे ही आता है, पेपर में आता है कि इस जगह का हवा इतना दूषित हो गया है कि सांस लेने लायक नहीं है, विजिबल नहीं है, कोहरा बहुत छा रहा है, ऐसे करके न्यूज़ में अक्सर आते रहते हैं। तो वो जगह का नाम है दिल्ली। दिल्ली को स्मॉग सिटी कहा जाता है। स्मॉग मतलब होता है धुंध, कोहरा। पेट्रोल डीजल चलित वाहनों में बहुतायत में कौन सी गैस निकलती है? तो पेट्रोल डीजल जो होता है एक जीवाश्म ईंधन होता है, और जीवाश्म ईंधन का मुख्य घटक होता है कार्बन। उसका मुख्य घटक क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू हो जाएगा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बहुत कम मात्रा में होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेट्रोल डीजल चलित वाहनों में बहुतायत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, जो कि पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाता है। भोपाल गैस दुर्घटना में खालिस्तान जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं है, जहरीली है परंतु उतना नहीं है, उसके लिए टाइम लगता है मनुष्य की मृत्यु होने में। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी नहीं है। बचा कौन? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है मिक, MIC। कभी कभी पूछा जाता है कि भोपाल गैस का दुर्घटना में कौन सी गैस रिसाव हुआ था, तो उसका उत्तर है MIC, मिक, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा, साइनेट बोलते हैं इसको ना, साइनाइड नहीं बोलना, साइनाइड में गलत हो जाएगा, साइनेट ही बोलना है उसको। उसके बाद देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है, तो ये गलत हो गया। मीथेन भी बहुत उत्पन्न करता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। बचा कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, और सूर्य प्रकाश को कौन ग्रहण करता है? शाकाहारी तो ग्रहण नहीं करते डायरेक्ट, मांसाहारी भी ग्रहण नहीं कर सकते, सर्वाहारी भी नहीं करेंगे, तो ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्य प्रकाश को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, ऊर्जा में बदल देते हैं। अजैविक घटक, इससे पहले के प्रश्न में हमने बताया था कि जैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक क्या होता है। तो इसमें देखिए, मनुष्य तो जैविक घटक है क्योंकि उसमें जीवन है, ये नहीं होगा। जीव जंतुओं में जीवन है, पेड़ पौधे में भी जीवन है, लेकिन मिट्टी और वायु में जीवन नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी और वायु, अजैविक घटक कहलाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव जिसके कारण पूरे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ते जा रहा है। तो वो एक प्रकार का अभिक्रिया तो है और प्रकाश अभिक्रिया है, लेकिन उसका सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश अभिक्रिया नहीं हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं होगा भी। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल उत्तर ये होगा कि एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव है, वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बाद का उत्पन्न प्रभाव कहलाता हो। तो सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकाश रासायनिक प्रभाव। रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व किसे कहेंगे? ऐसे तत्व जो निरंतर विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं और अपने निकटस्थ तत्व का जो परमाणु क्रमांक है उसको ग्रहण करते हैं या उस रूप में बदलना चाहते रहते हैं। तो एल्युमिनियम तो रेडियो विकिरण उत्सर्जन नहीं करता, और न ही तांबा करता है, और न ही लोहा करता है। तो बचा कौन? यूरेनियम। यूरेनियम एक बहुत ज़्यादा रेडियो सक्रिय तत्व है जो निरंतर विकिरणों का उत्सर्जन करता है। इसके साथ एक और तत्व है रेडियम, जो अक्सर पूछा जाता है। रेडियम, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला गया था। तो रेडियो सक्रिय तत्व में यूरेनियम आएगा इसका सही उत्तर। रासायनिक उर्वरक कारखानों में प्रमुख प्रदूषक होता है। तो रासायनिक उर्वरक कारखानों में प्रमुख प्रदूषक हो जाएगा अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के द्वारा बनता है यूरिया, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2, और NH2CONH2 बनाने के लिए NH3 का उपयोग किया जाता है, मतलब अमोनिया का उपयोग किया जाता है।
तो ये इसका सही उत्तर होगा अमोनिया। एक अविघटनीय प्रदूषक है। अविघटनीय मतलब जिसका विघटन ना हो, जिसको बायोलॉजिकल रूप से विघटित न किया जा सके। तो देखते हैं इसमें लकड़ी, तो ये तो विघटित हो जाता है इसलिए नहीं होगा। मिट्टी के बर्तन विघटित हो जाते हैं, कागज़ भी विघटित हो जाते हैं। तो बचा कौन? प्लास्टिक। इसका विघटन नहीं होता, इसलिए ये अविघटनीय प्रदूषक है, जो कि मिट्टी मृदा प्रदूषण कर रहा है, साथ में वायु प्रदूषण भी कर रहा है। एक बहुत ही हानिकारक प्रदूषक तत्व है ये। घास के मैदान में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो पहले समझिए प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, अर्थात शाकाहारी। तो शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, घास तो उत्पादक है, कुत्ता क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है, और बाज भी द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। तो ये जो खरगोश है वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। तो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, ऊर्जा का मूल स्रोत हमेशा सौर ऊर्जा ही होता है, मतलब सूर्य होता है उसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत। नाभिक ऊर्जा नहीं होगा, नहीं विद्युत ऊर्जा होगा, नहीं जलीय ऊर्जा होगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो टेंसले के द्वारा किया गया था। A.G. टेंसले। A.G. टेंसले के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। मृदा परिच्छेदिका की संख्या कितनी होती है? तो मृदा परिच्छेदिका की संख्या A, B, C और D, इस प्रकार से 4 उसके स्तर होते हैं। तो उसकी 4 स्तर के आधार पर 4 होता है। जैविक क्रिया मृदा का संस्तर सर्वाधिक उपजाऊ होता है। तो सर्वाधिक उपजाऊ हो जाएगा A स्तर, सबसे ऊपरी उपस्तर, जहाँ पर ह्यूमस की मात्रा तथा जैविक क्रियाविधि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए A स्तर जो होता है उपजाऊ होता है। उपजाऊ, सबसे ज़्यादा उपजाऊ गुण पाया जाता है। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।